स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर कवर करने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, वीडियो बनाते वक्त मैं मोबाइल से बना रहा हूं तो उसका फोकस जो है बार बार आएगा जाएगा, हो सकता है आपको, बट आप प्लीज़ पेशेंस के साथ पढ़ते रहिएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि वीडियो ब्लर्ड होगा, वीडियो अपना आप सही हो जाएगा बीच में, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम ये है कि जब हमारे देश को आज़ादी मिली, कब आज़ादी मिली? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली, यानी हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त हमारे इंडिया की अर्थव्यवस्था यानी हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। यही चैप्टर का नाम है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी जिस दिन, यानी 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो उस समय पे हम किस हालात में थे, ठीक है। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें समझेंगे। देखिए हम ये समझेंगे कि जब ब्रिटिश ने हमको आज़ाद कर दिया, हम ब्रिटिश से आज़ाद हो गए, तो उस समय हम किस कगार पे थे। जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा जीडीपी, ठीक है। तो आज हमारी करंट जीडीपी जो है वो हमारी उस वक्त नहीं थी। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया। आज की जीडीपी, आज के जो आपके हालात, आज हमारे हालात देखो तो काफ़ी अच्छे हैं, बट हमारे हालात इंडिपेंडेंस के वक्त नहीं थे ऐसे। तो हमने कहाँ से शुरुआत करी और कहाँ तक आए, है ना। उस समय हमारी क्या हालत थी, हम कौन सी सिचुएशन में खड़े हुए थे, हम इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे। दूसरा हम क्या समझेंगे इस चैप्टर में कि ब्रिटिश के आने से पहले, यानी बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश राज, है ना, जो अंग्रेज थे उनके आने से पहले हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, हम लोग किस तरीके से काम करते थे, और उनके आने के बाद हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी हो गई। ये दोनों, आफ्टर एंड बिफोर, इन दोनों को हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए मैं आपको कहूँगा कि इकोनॉमिक्स में जो क्या होता है ना, फैक्चुअल डाटा वगैरह नहीं होता है। इकोनॉमिक्स आपको समझनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स इज लाइक अ स्टोरी, स्टोरी समझनी पड़ेगी आपको। आपको हर एक पहलू को इमेजिनेशन के थ्रू समझना पड़ेगा। तो मेरी आपसे यही एक कह सकता हूँ रिक्वेस्ट है कि इकोनॉमिक्स को आप ऐसे मत समझिए कि सर हमको एक फैक्चुअल डाटा दे दें जो हम लर्न कर ले। नहीं, देखो इकोनॉमिक्स में जो होता है, अभी आई थिंक कई बच्चों ने आईबी का पेपर दिया होगा, आईबी का पेपर हुआ था, तो उसमें कई लोगों ने बताया कि एसर्शंस के क्वेश्चंस ज़्यादा आए। एसर्शंस, असर्शन एंड रीजनिंग, ठीक है। अब ये कई जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, और जो नहीं कर रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ। क्या होता है कि एग्जामिनर एक स्टेटमेंट दे देता है और उस स्टेटमेंट के थ्रू आपसे पूछता है कि बताइए ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, और उसका एक नीचे रीज़न होता है। तो वो ये पूछता है कि बताइए स्टेटमेंट सही है कि इसका रीज़न सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं। तो इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स के हर एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा हर एक लाइन को, ठीक है। तो मैंने पूरा चैप्टर रीड आउट किया है और उसके कुछ क्विक नोट्स बनाए हैं जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे पहला टॉपिक बिफोर, या रुक जाइए एक मिनट, ठीक है। आई थिंक टॉपिक का नाम समझ गए होंगे, अब टॉपिक समझते हैं। चलिए सबसे पहले टॉपिक हम समझेंगे बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, ठीक, इंडियन इकोनॉमी बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए अंग्रेजों के आने से पहले हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो सेल्फ सफिशिएंट थी, ठीक है। क्या थी? सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ सस्टेनिंग, यानी कि हम लोग किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं थे। मैं कहूँगा इंपोर्ट के मामले में, यानी भारत में बहुत, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट भारत में बहुत ही ना के बराबर इंपोर्ट होता था, भारत एक्सपोर्ट करता था।
चीज़ों को, ठीक है, जैसे मिर्च मसाले पढ़े होंगे लोगों ने। तो हम किन किन चीज़ों में अच्छे थे, हम ये अभी समझेंगे सब चीज़ें। बट हम ये समझते हैं ये वर्ड सेल्फ सस्टेनिंग, यानी हमारी जो इंडियन अर्थव्यवस्था थी वो सेल्फ सस्टेनिंग थी, यानी खुद पे ही निर्भर थे, ठीक है। जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेक इन इंडिया है ना ये शुरू किया है ना, तो उस समय पे भारत ऑलरेडी था, किसी ने स्टार्ट नहीं किया था, ऑलरेडी था, हमारे पास ये चीज़ें थी। मैं एक वर्ड यूज़ बताता हूँ कि अंग्रेज़ों के आने से पहले हम डेवलप थे, अंग्रेज़ों के आने के बाद हम लोग हो गए बेकार बिल्कुल, ठीक है, मतलब लाइक भीख मांगने वाली स्थिति में आ गए। अंग्रेज़ों के जाने के बाद और अब तक हम डेवलपिंग फेज पे हैं, समझ रहे हो। तो इतना नुकसान किया था अंग्रेज़ों ने हमारा कि अभी तक हम डेवलपिंग फेज में ही चल रहे हैं। हम लोग एक्चुअली में हमारा भारत आज अगर आप हमारे वेद पुराण ये सब देखोगे, अगर वो अभी तक ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों के आने के बाद कोई चीज़ें अच्छी नहीं हुई, अच्छी भी हुई, बहुत चीज़ें अच्छी हुई मैं कहूँगा। एक फेज़ आया जो कि निकल गया और बहुत ही अच्छी चीज़ें देके गया, बट कहने का मतलब ये है कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम आज तक नहीं कर पाए हैं। अगर आप देखो धीरे धीरे हमारी जो एंशियंट पढ़ाई थी उसको हम कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तभी तो पढ़ रहे हैं। अब ये सब चीज़ें कितने लोगों को पता होगा, या तो वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की कर रहा हो, सीडीएस एनडीए सीएपीएफ इन सब की कर रहा हो। जो नॉर्मल टीचिंग वगैरह, टीचर्स भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, टीचर सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं जितना टेक्स्ट बुक में दिया होता है। तो ये सब चीज़ें पहले हर किसी को, जैसे आज कल यूपीएससी में आप देखो सब चीज़ें कवर्ड होती हैं, आपको हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है, ठीक है, हर चीज़ का, हर एक सेक्टर का ज्ञान हो जाता है उसमें। उस समय पे आप ऐसा समझ लो हर एक के लिए अंग्रेजों के आने से पहले हर एक के लिए यूपीएससी जैसी पढ़ाई थी सबके लिए, ठीक है। हर किसी को जो है वेदों का अध्ययन करना पड़ता, सबको गुरुकुल में जाके पढ़ते थे सब। तो अब वो है, चलो ये कभी हम बात डिस्कस करेंगे, अभी हम टॉपिक पे रहते हैं, ठीक। तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी ये सेल्फ सस्टेनिंग, ये जो मैंने अभी इतनी देर ये सब चीज़ें बताई ये मैं बता रहा हूँ सेल्फ सस्टेनिंग, कि हमारी इंडियन इकोनॉमी सेल्फ सस्टेनिंग थी, ठीक है। आगे समझते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उस समय पे ये ब्रिटिश राज के आने से पहले जो हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग था, यानी कि ज़्यादातर लोग उस समय पे क्या काम करते थे, दो काम करते थे। देखो और भी काम करते थे बट मेन दो काम ही करते थे। पहला एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में थे, और दूसरा हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। ये दो काम बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो मेन प्रायोरिटी पे थे, मेन फ्लरिश काम हमारा था भारत का, ठीक है। अब एग्रीकल्चर वगैरह है ना, उसमें भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वगैरह लगी हुई थी। अब इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा, एक एक चीज़ को समझ के चलना, क्योंकि इसके बाद जब मैं और चैप्टर्स लेके आऊँगा आगे के वीडियोस में, तो उसमें ये एक एक पॉइंट रिलेट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज का मतलब हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। एग्रीकल्चर का मतलब हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही है। ये भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, तो इसलिए एक एक चीज़ को समझ के चलो। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी कुछ चीज़ें थी जो हम लोग सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, जैसे कि सिल्क, कॉटन, ठीक है, और आपके स्टोन वर्क्स, स्टोन वर्क। अब कुछ मान अनुभवी कहेंगे सर सिल्क और कॉटन को हम इंडस्ट्रीज में कैसे प्रोड्यूस करते थे, ये तो पेड़ों से निकलता है। ऑब्वियसली सिल्क और कॉटन की खेती होती थी, है ना, लेकिन सिल्क और कॉटन से जो सामान बनता है वो तो इंडस्ट्री में ही बनेगा ना, जाके फैक्ट्रीज में ही बनेगा ना, तो इसलिए इनकी इंडस्ट्रीज लगी हुई थी। मेन इंडस्ट्री सिल्क कॉटन एंड स्टोन वर्क्स की ही थी, ठीक है, ब्रिटिश राज के आने से पहले। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ हमारी कंडीशन, जब हम गुलाम होने से पहले अर्थव्यवस्था किस हिसाब से चलती थी। अर्थव्यवस्था हमारी सेल्फ सस्टेनिंग थी, सोर्स ऑफ अर्निंग एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में सिल्क की इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, स्टोन वर्क इंडस्ट्री वगैरह, ठीक है। ये पीपल का अर्न ऑफ लिविंग था, है ना, सोर्स ऑफ अर्निंग मैंने लिख रखा है, जीने के लिए ये लोग ये करते थे। अच्छा,
इंडियन प्रोडक्ट्स, जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स थे ना, अब इससे आपको समझ में आएगा कि क्यों अंग्रेज आए, इस पॉइंट में समझ में आएगा क्यों अंग्रेज आए भारत। इंडियन प्रोडक्ट्स की ग्लोबल मार्केट में, इंडियन प्रोडक्ट्स की ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा क्या थी, डिमांड थी, ठीक है, डिमांड थी। दूसरा, हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करते थे हम लोग बहुत ही ज़्यादा, जो कि कहीं भी नहीं मिलता था। थर्ड, ब्रिलियंट क्राफ्टमैनशिप, यानी कारीगरी, क्राफ्टमैनशिप। देखो, इंडियन प्रोडक्ट्स की मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा क्या थी, हाई डिमांड थी। हाई डिमांड का मतलब हो जाता है कि आप बाहर वालों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने तरफ, ठीक है, उनको अपने पास बुला रहे हैं, तो अंग्रेज आ गए, ठीक। दूसरा कि हाई क्वालिटी का माल था बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि भाई ऐसा कहाँ है। अब आप भी जानना चाहोगे ना, जैसे आपका कोई फ्रेंड वगैरह कोई अच्छे से कपड़े पहनाता है तो आप पूछते हो कि भाई कहाँ से लिया, कौन से ऐप से लिया, है ना, अट्रैक्ट होते हो उसकी तरफ। तीसरा जो है क्राफ्टमैनशिप, क्राफ्टमैनशिप बहुत ज़्यादा हमारी हाई लेवल की थी। ब्रिलियंट क्राफ्टमैन, कारीगरी कहते हैं ना, स्टोन वर्क्स वगैरह, ये बहुत अच्छे कपड़े बनाते थे हम लोग। तो इस तरीके से जरी का काम बहुत अच्छा होता था हमारे यहाँ। तो ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती थी, अट्रैक्ट कर रही थी ब्रिटिश को, है ना, क्योंकि ये ब्रिटिश के आने से पहले था ये सब, ठीक। अब क्या होता है, इसके बाद यही रीजंस की वजह से ब्रिटिश राज आ जाता है। क्या आ जाता है, ब्रिटिश राज आ जाता है। तो हम पढ़ रहे थे बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। अब ये टॉपिक के इतने टॉपिक समझने के बाद अब हम समझते हैं आफ्टर, आफ्टर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, आफ्टर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पे किस तरह के चेंजेस आने शुरू हो गए थे। सबसे पहले जैसे ब्रिटिश लोगों ने, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे कि जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट का मतलब हो जाता है यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, जो एडवाइस करते हैं, जैसे सीए वगैरह, आज के तारीख में हम सीए को कह सकते हैं, इकोनॉमिस्ट होता है वो। तो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जो है क्या करते थे, इनका मेन प्रायोरिटी क्या होता था, इनका मेन प्रायोरिटी होता था ये अपना पूरा इंटरेस्ट ब्रिटिश गुड्स पे रखते थे, और नथिंग, नो वर्क इन फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियंस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, जो अपॉइंट करे गए, उन्होंने हमेशा अपना इंटरेस्ट जो है ब्रिटिश के गुड्स पे ही दिखाया कि कैसे हम अपनी जेबें भर सकें, कैसे मैं अपने ऑफिसर्स की जेब भर सकूं, कैसे मैं अपने ब्रिटिश राज को ऊपर ला सकूं। इंडियन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया, इंडियन मार्केट के लिए कुछ भी नहीं किया। इस तरीके से क्या हुआ, जब आप किसी चीज़ पे ध्यान देना बंद कर देते हो तो वो चीज़ धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है, वो चीज़ धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो जो हमारी स्थिति थी, जो हमारी कंडीशन थी, उसमें बदलाव आना शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है। इसको और डिटेल में भी समझेंगे आगे कि कैसे उन्होंने ऐसा क्या किया, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं कंडीशन को, ठीक है, उनके आने से पहले और आने के बाद की कंडीशन को, फिर हम डिटेल में समझेंगे। अब क्या हुआ, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, जैसे नॉट डन मच अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज national income and per capita income, ठीक है। नॉट डन मच अटेम्प्ट्स, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ऐसा कुछ खास काम नहीं किया जिससे हमारे इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज देखने को मिले, यानी बढ़ोतरी देखने को मिले, ग्रोथ देखने को मिले, ऐसा कुछ भी उन्होंने कार्य नहीं किया। अब हमने सारी ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ ली जिससे हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी अब डिक्लाइन फॉर्म में जाने वाली है।
लेकिन उस समय पे हमारे इंडिया के इंडियंस, कुछ ऐसे इंडियंस थे जो कि पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि अंग्रेज हमारी इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद ना करें। देखो, जब हम इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट हो गया उस वक्त यानी 15 अगस्त को, उस समय हमारी जो हालत थी उससे भी बुरी हो सकती थी, बट ये अभी मैं कुछ नाम बताता हूँ, ये लोग लगे पड़े थे कि ताकि हम ज़ीरो पे ना चले जाए, ताकि हमारे पास कुछ तो रह जाए। ठीक है, तो कौन थे? हम ऐसे बोल सकते हैं, सम एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, सम एमिनेंट इकोनॉमिस्ट यानी कुछ ऐसे हमारे भारतीय थे जिन्होंने इंडियन अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। कौन कौन थे? नंबर वन, दादा भाई नरोजी। ठीक है, दादा भाई नरोजी थे उसमें सबसे पहले। फिर आते हैं आपके विलियम डिग्बी। ठीक, नंबर थर्ड पे आते हैं आपके फिंडले श्रीरस। नंबर फोर्थ पे आते हैं वी राव। और नंबर फिफ्थ पे आते हैं आपके आरसी देसाई। आरसी देसाई, जिसमें आरसी देसाई ने बहुत ही ज़्यादा नोटेबल वर्क्स किए थे। नोटेबल वर्क्स। ठीक है, आरसी देसाई ने बहुत अच्छे काम किए थे। ठीक है, तो ये वो 5 नाम हैं जो हमारे इंडियन अर्थव्यवस्था को बचाने में लगे हुए थे। समझने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को रिवाइंड कर लो, स्टॉप कर लो, पहले समझो, नोट्स बनाओ, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है। हमने एक सेगमेंट पूरा कर लिया, हमने ये समझ लिया कि हमारी जो कंडीशन है वो कैसे फ्लक्चुएट हुई। अब हम ये समझते हैं कि हम आज़ाद हो चुके हैं। अब जो हम कंडीशन समझने वाले हैं, अब हम आज़ाद हो गए। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त को 1947 में हम किस हालातों में खड़े हुए थे हम समझेंगे, सेक्टर वाइज समझेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर किस पोजीशन पे था, है ना। आज़ादी जब हमको मिल गई तो हमने कहाँ से एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टार्ट किया है, और हमारा मैन्युफैक्चर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर कौन से पोजीशन पे था, सर्विस सेक्टर क्या था, सब चीज़ें धीरे धीरे करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर ही सेक्टर आप कह सकते हो जब हम लोग 85%, समझ रहे हो, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था इंडिया में ना, पीपल जो लोग काम करते थे इसमें वर्क्स, तो कहूँगा 85%। सोच लो आप, 100% में से 85% की जनता जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चीज़ हमको देखने को मिली हम ये समझते हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी, तो ये जो 85% मैंने बताया है डिपेंडेंसी, कि हम कितना डिपेंड थे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, 85%। ठीक है, ऑलमोस्ट, ये सही आंकड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आपसे। तो जो ऑक्यूपेशन था यानी जो काम था, ठीक है, 85% ऑक्यूपेशन, 85% ऑक्यूपेशन आपको कहाँ से मिल रहा था? एग्रीकल्चर से मिल रहा था। ये कब का आंकड़ा है? ये आंकड़ा है ब्रिटिश के आने से पहले। ठीक है, तो जब ब्रिटिश राज आ गया तो ऑब्वियसली उन्होंने धीरे धीरे करके हमारे एग्रीकल्चर को स्पॉइल किया। तो अब क्या हुआ, अब हम ये समझते हैं कि जो हम खड़े हुए हैं यहाँ पे कगार पे, हमें देश को आज़ादी मिल गई। वो तो लूट के भाग गए, हम तो खुश हो रहे थे कि भाई हाँ हम तो आज़ादी मिल गई, बट आज़ादी मिली भी कैसी, उसको समझो। अब क्या हो रहा था कि जब हम ब्रिटिश एरा में थे, जब हम वो हमको लूट रहे थे, तो बहुत ज़्यादा लोअर प्रोडक्शन हो रहा था, यानी एग्रीकल्चर से जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा था। अब जाहिर सी बात है, कहीं से लो प्रोडक्शन आएगा तो कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। जैसे आप सपोज करो
कि घर में कमाने वाले दो लोग हैं, अब ये नहीं कमाएगा तो ये कमाएगा, ये नहीं कमाएगा तो ये कमाएगा, किसी को तो कमाना पड़ेगा ना। तो लोअर प्रोडक्शन होने के वजह से क्या हो रहा था, लोअर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने के वजह से क्या हो रहा था, न्यू इंट्रोडक्शन। अब ये न्यू इंट्रोडक्शन क्या है, देखो ये फार्मिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है। तो एग्रीकल्चर से हमको उतना तो नहीं मिल पा रहा था, तो न्यू इंट्रोडक्शन यानी कुछ नई चीज़ लानी पड़ेगी, है ना, कोई नई चीज़ लानी पड़ेगी। तो नई चीज़ लाने के लिए क्या किया गया कि हम ग्रोथ कर सकें, इसलिए कुछ नए लैंड सेटलमेंट्स लाए गए, है ना। ऐसा क्या करें कि जिससे हम दोबारा से एग्रीकल्चर से उतना ही ले पाए जितना पहले ले पा रहे थे, तो उन्होंने हमने एक स्टेप उठाया, लैंड सेटलमेंट्स, पॉलिसीज, नई पॉलिसीज का एडवेंट हुआ, ठीक है, उजागर हुआ, नई पॉलिसीज आई, नए सेटलमेंट पॉलिसी है। क्योंकि ब्रिटिश राज की जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे जब हम आएंगे, या आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नए जो उनकी पॉलिसी रहा करते, जैसे लैंड सेटलमेंट, जो ज़मींदारी सिस्टम वगैरह रहा करते थे, वो ऐसे थे कि लूट मचा रखी थी। अभी खैर हम उस सेक्टर में नहीं जाएंगे, वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, अभी हम यहाँ इकोनॉमिक्स में समझते हैं, ठीक है। तो लोअर प्रोडक्शन की वजह से इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज, ठीक, ताकि ताकि ये चीज़ रिजल्ट क्या कर सके, ग्रोथ। हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, ग्रोथ पे। ये देखो वर्ड्स को बिल्कुल बारीकी से समझना, क्योंकि आगे जब हम प्लानिंग कमीशन पढ़ेंगे, 5 ईयर्स प्लान्स पढ़ेंगे, उसमें ये सारे वर्ड यूज़ होने वाले हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ग्रोथ के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज को लेके आ रही, ताकि जो ये लोअर प्रोडक्शन है ये क्या हो जाए, ये किस में चेंज हो जाए, ये हायर हो जाए, यानी ये बढ़ जाए, थोड़ी ग्रोथ देखने को मिल सके हमको, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का आपको ये एग्रीकल्चर सेक्टर का एक पॉइंट समझ में आया। अगला पॉइंट समझते हैं। उस समय पे क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश लोग थे ना, ये जो ब्रिटिश लोग थे, इन लोगों ने हमारी जो एग्रीकल्चर की ना धज्जियाँ उड़ा दी थी। इन्होंने बोला कि भैया इसमें कोई पैसा वैसा नहीं है, तुम एक काम करो, कैश क्रॉप्स उगाओ। ने बोला कैश क्रॉप्स के लिए, ठीक है। जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना इंटरेस्ट कैश क्रॉप्स में, क्योंकि कैश क्रॉप में पैसा बहुत है, लेकिन एक दिक्कत है, जैसे इंडिगो की खेती कर ली, है ना, इंडिगो की खेती कर ली तो क्या इंडिगो खाओगे, हैं, कॉटन की खेती कर ली तो क्या कॉटन खाओगे, पेट तो नहीं भरेगा ना इससे। तो ये बात जो है ब्रिटिश लोगों के समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके पेट भर रहे थे, हम लोग भूखे नंगे होके बस उनकी गुलामी कर जा रहे थे। अब उनकी गुलामी कर रहे हैं हम लोग, कैश क्रॉप्स उगा रहे हैं, इससे क्या हो रहा था, एक तो लैंड बेकार हो रहा था, दूसरा हमारी अर्थव्यवस्था की जो है ऐसे जा रही थी, डाउनफॉल आ रहा था अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अब तो कैश क्रॉप्स को थोड़ा सा कम करा गया, जब इंडिपेंडेंस मिल गई तो कैश क्रॉप को थोड़ा कम करा गया। अच्छा, अब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ना हमारा, इंडस्ट्रियल सेक्टर, या इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बाद में बात करते हैं, अभी एग्रीकल्चर सेक्टर चल रहा है, इसकी ही बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर में हम दोबारा से आए, है ना, इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई जो लोग कर रहे थे दोबारा से करो, हम पॉलिसीज़ लेके आते हैं, पॉलिसीज़ आई नई नई, उसको अपनाया गया, फिर लोग दोबारा से आए। बट हमको ना थोड़ा सा स्लो डेवलपमेंट देखने को मिला, स्लो डेवलपमेंट। अब ये स्लो डेवलपमेंट कुछ वजहों से देखने को मिला, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा स्लो डेवलपमेंट हो रहा था। क्यों हो रहा था मैं बताता हूँ। एक तो रीजन है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, पहले मैं बता देता हूँ। एक तो था लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर था फ्लड कंट्रोल, ठीक है, तीसरा था हमारा ड्रेनेज सिस्टम, ठीक, और चौथा था हमारा सॉइल क्वालिटी, ठीक है। इन सबको समझते हैं। पहला है स्लो डेवलपमेंट, क्यों हो रहा था, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से। हमारे पास पैसा था नहीं, है ना, उतना पैसा था नहीं जितना हम एग्रीकल्चर पे लगा सकें, क्योंकि कैश क्रॉप्स भी हो रहा था। दूसरा फ्लड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल के लिए कुछ नहीं करा जा रहा था, बाढ़ आ रही थी,
सारी फसलें बेकार हो रही थी, हमारे पास पैसा नहीं है किसानों को देने के लिए, किसान की जितनी बची कुची खेती थी वो भी खराब हो रही थी। ठीक है, तो फ्लड कंट्रोल के लिए कुछ भी नहीं। ये सब चीज़ें हम इंडियंस नहीं कर रहे थे, ये सब चीज़ों पे काम ब्रिटिश लोगों ने नहीं किया था। ब्रिटिश लोगों ने एग्रीकल्चर पे कोई इन्वेस्टमेंट किया, यानी जो मुनाफा आता था, जैसे बेच के, कमर्शियल क्रॉप्स बेच के, कैश क्रॉप्स बेच के जो मुनाफा आता था, वो मुनाफा डायरेक्ट जेब में चला जाता था। बचा कुचा मुनाफा जो वो लोग आगे फॉरवर्ड करते थे हम इंडियंस को, वो कौन खा जाते थे? ज़मींदार, लैंड ओनर्स, लैंडलॉर्ड्स, है ना, बिचौलिए जो होते हैं। तो ये लोग अपने जेब में भर लेते थे, तो किसान तक तो पहुंचता ही नहीं था। एक तो उनके वैसे भी खाने के लाले, ऊपर से कैश भी नहीं आ रहा है उनके पास, तो बिल्कुल हालत बुरी हो। तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्लो डेवलपमेंट क्यों हो रहा था, ये सब ब्रिटिश लोगों की वजह से, कि उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, फ्लड कंट्रोल के ऊपर कोई काम नहीं किया, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम पे कोई काम नहीं किया कि पानी भर रहा है तो चलो कुछ नहीं तो नाले वगैरह बनवा दें, कुछ ऐसा सिस्टम बना दें ताकि पानी बह जाए, नहीं किया। सॉइल की क्वालिटी बिल्कुल बेकार कर दी। कैश क्रॉप से सॉइल की क्वालिटी, सॉइल जो होता है वो बेकार हो जाता है। ठीक है, अगर आप इंडिगो की खेती करते रहो तो एक टाइम के बाद वो सॉइल ख़राब हो जाएगी, आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। ठीक है, सॉइल उपजाऊ नहीं रहती है क्योंकि फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा था। ठीक है, पूरी तरीके से इन्वायरमेंट एंड सॉइल का जो है डिक्लाइन, वो कह सकते हैं स्पॉइल स्पॉइल करा जा रहा था। तो आई होप आपको एग्रीकल्चर सेक्टर का कंडीशन समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स के पॉइंट है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कहाँ पे खड़े हुए थे। ठीक, अगले सेक्टर की बात करते हैं। अगला सेक्टर है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक, अगला सेक्टर है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो ब्रिटिश थे, जो ये ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, इनका सिर्फ एक ही मकसद था, इनका सिर्फ एक ही एम था। ब्रिटिश का जो एम था वो सिर्फ एक ही था। वो क्या था? इकोनॉमिक गेन्स, यानी कि मनी, कैसे भी करके मनी भरना, अपना बैंक भरना, अपना पॉकेट भरना, बस इनका एक ही एम था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ होने नहीं दी। अगर स्टार्टिंग में आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने बताया था दो तरीके हम काम करते थे, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल सेक्टर पर काम करते थे, सर्विस सेक्टर नहीं था उस समय पे। तो अब आप एक चीज़ समझो, थ्री टाइप्स के सेक्टर्स आपने पढ़े होंगे, एक होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, एक होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक होता है सर्विस सेक्टर। ब्रिटिश राज के आने से पहले हमारा सर्विस सेक्टर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, मतलब राजा के यहाँ काम वगैरह करते थे जो सैनिक वगैरह, वो वहाँ आप कह सकते हो सर्विस सेक्टर के अंदर आएगा। बट हम लोग सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं थे, हम थे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंड, बस ये दो सेक्टर पे हम ज़्यादातर डिपेंड थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर समझ में आया आपने, इन्होंने कैसे स्पॉइल किया, मैंने लास्ट में पॉइंट्स बताया आपको। और दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर इन्होंने कैसे स्पॉइल करा, वो अब आप समझो। तो दोनों सेक्टर जब चले गए, अब आप सोचो, एक कमाने का जरिया ये है, एक कमाने का जरिया है, अब ये दोनों चले गए, तो एक तीसरा सेक्टर है जो कि आएगा, और वो तीसरा सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली वो सर्विस सेक्टर में मिली। ठीक है, इसके बारे में अभी आगे समझेंगे, अभी मैं आपको बस ऊपर ऊपर डाटा बता रहा हूँ। तो ब्रिटिश का जो एम था वो था कि इकोनॉमिक गेन्स, इनका एक ही एम था। दूसरा एम था कि इंडस्ट्री की ग्रोथ मत होने दो, क्योंकि अगर आप किसी को नीचे करोगे तो देखो आगे, वो आपने शायद थ्री इडियट्स देखी है, किसी ने देखी होगी, आई थिंक ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी है, तो मैं बता देता हूँ। उसमें एक डायलॉग आता है कि अगर आपको फर्स्ट आना है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो खुद पढ़ लो, है ना, खुद इतनी पढ़ाई करो कि तुम दूसरों से ऊपर निकल जाओ, या दूसरा तरीका होता है दूसरों को नीचा कर दो तो आप अपने आप ऊपर आ जाओगे। तो ये दूसरा अपना तरीका अपना रहे थे कि ब्रिटिश की इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिल्कुल ख़त्म कर दो तो हमारा जो है मुनाफा वो ऊपर आ जाएगा, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऊपर आ जाएगा।
ठीक है। अब इन्होंने ये काम किया कैसे, इन्होंने ये काम किया कैसे, देखो ये लोग क्या करते थे कि मैं जैसे आपको बताऊं क्या करते थे। इन्होंने इंडिया को ना, इन्होंने इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया, इन्होंने इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया, ठीक है। किसका? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। देखो इस पॉइंट को समझने से पहले एक चीज़ समझो। देखो मान लो मार्केट जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे पेड़ होता है, एक पेड़ होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है, ठीक है। फिर वो पेड़ कट के कहाँ जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाता है, जहाँ पे उसके पेपर बनते हैं, लकड़ी बनती है, ये सब है ना, कुर्सी बनती है, चेयर बनती है, उसका सामान बन जाता है। फिर वो चीज़ आ जाती है मार्केट में, यानी कि सर्विस सेक्टर में, जहाँ पे इंसान उसको बेचता है और पैसा कमाता है। तो अब आप खुद सोचो, वो लकड़ी जो 10 रुपए की थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बनती है, वहाँ उसका दाम मान लो 50 रुपए का हो गया, बेची गई। और फिर वो जब बन के कुर्सी टेबल चेयर आती है उसका दाम बढ़ जाता है। समझ रहे हो? एक्चुअली में जो कुर्सी बनी वो बनी तो लकड़ी से, बट लकड़ी तो सस्ती है, बट कुर्सी महंगी है। क्यों? क्योंकि इसने जो जर्नी तय करी